नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। और यह 9वां अध्याय जो है महाकवि विद्यापति का है। उनके पदों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम लोग उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सन 1380 में पैदा हुए थे और 1460 में इनका निधन हो जाता है, जो कि बिहार के मधुबनी ज़िले के बिस्फी गांव में एक ऐसे परिवार में ये पैदा हुए जहां पर विद्या और ज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। यह परिवार विद्या और ज्ञान के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। इनके जन्म काल के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान के आधार पर ही जो है वो इनका माना जाता है कि ये 1380 में पैदा हुए थे और इनका निधन 1460 में हुआ था। इनके जो रचना काल और आश्रयदाता के राज्य काल के आधार पर और उनके जन्म और मृत्यु के वर्ष के आधार पर ही इनके जन्म का अनुमान लगाया गया है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के बड़े अभिन्न मित्र थे और उन्हीं के ये राजकवि और उनके सलाहकार हुआ करते थे। मिथिला में होने की वजह से, मैथिली भाषा में लिखने की वजह से जो है इनको मैथिल कोकिल कवि भी कहा जाता है। ये बचपन से ही बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के, मतलब तेज़ तर्रार बुद्धिमान व्यक्ति थे। और जो कुशाग्र होगा वो तर्कशील भी होगा, तो इनमें तर्क शक्ति का भी बहुत इनके अंदर था। ये तर्कशील व्यक्ति भी थे। साहित्य है, संस्कृति है, संगीत है, ज्योतिष है, इतिहास है, दर्शन है, न्याय है, भूगोल है, इसके वे प्रकांड पंडित हुआ करते थे, बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। इन्होंने संस्कृत, इसके अलावा अवहट्ट किसको कहा जाता है? अपभ्रंश मिश्रित जो भाषा है उसको अवहट्ट कहा जाता है। तो संस्कृत में भी इन्होंने लिखा, अवहट्ट भाषा में भी इन्होंने लिखा और मैथिली भाषा में भी इन्होंने लिखा। इनकी जो पदावली है वो मैथिली भाषा में ही लिखी गई है। इसके अतिरिक्त भी इनकी कई जो भाषाएं हैं या उपभाषाएं हैं उनका इनको ज्ञान हुआ करता था। ये आदिकाल और भक्तिकाल के संधि काल के कवि हैं। ये दोनों कालों को जोड़ते हैं, इसलिए कुछ एक लोग जो है निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि विद्यापति जी को आदिकाल में रखा जाए या भक्ति काल में रखा जाए। तो ये संधि कवि कहे जा सकते हैं, संधि काल के कवि कहे जा सकते हैं। इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं के ऊपर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव रहा है। यानी जो इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका रचनाएं हैं वो अवहट्ठ में लिखी गई हैं, यानी अपभ्रंश से प्रभावित वो रचनाएं हैं। और उनकी जो पदावली है, जो इनकी विद्यापति पदावली है, इनकी पदावली के अंदर क्या है कि गीतों, जिसमें भक्ति के गीत और श्रृंगार की गूंज कही जाती है। इसलिए एक बड़ा विवाद भी चलता है कि भाई विद्यापति जो हैं वो भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि हैं, लेकिन उनको अधिकतर विद्वान जो हैं वो श्रृंगारी कवि ही मानते हैं। वे इनकी जो प्रसिद्धि का आधार रहा है तो वो इनकी पदावली रचना रही है, जो इनको बहुत अधिक ज़्यादा प्रसिद्धि प्रदान करती है। ये हिंदी साहित्य के मध्यकाल के एक ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा और जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। यानी मध्यकाल के अंदर यदि हम साहित्य को देखें और उस मध्यकालीन साहित्य की यदि हम चर्चा करें तो जन संस्कृति की यदि बात होती है तो इनकी पदावली के अंदर वो जन संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियां अब वहाँ के मुहावरे बन गई। मिथिला क्षेत्र के अंदर जो है, जो लोक व्यवहार के अंदर, लोक गीतों के अंदर, लोग जो सांस्कृतिक अनुष्ठान जो किया करते हैं, उनके अंदर इनके पद इतने प्रचलित हो चुके हैं
कि वो अब उनके मुहावरे बने हुए हैं। इनका जो पद लालित्य है, पद के अंदर जो ललितता है यानी सुंदरता है या तरलता अपने कह सकते हैं, पद लालित्य है, मानवीय प्रेम है और व्यवहारिक जीवन के जो विभिन्न रंग हैं वो इनके पदों को और अधिक मनोरम यानी सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से ये लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण करने में बड़े सफल रहे हैं और स्तुति पदों में इन्होंने अनेक देवी देवताओं की भक्ति की है। प्रकृति संबंधी पदों में इन्होंने प्रकृति की मनोहर छवि के रचनाकार के रूप में अपना कौशल और अपनी प्रतिभा और अपनी कल्पनाशीलता का परिचय दिया है, लोहा मनवाया है। इसीलिए जो है वो प्रभावी हो जाते हैं लोग कि भाई निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ये भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि हैं। तो उन्होंने अपने पदों के अंदर स्तुतियाँ भी की हैं, प्रकृति का चित्रण भी किया है, लौकिक प्रेम को भी इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से इन्होंने दर्शाया है। इनके पदों के अंदर जो है प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति जो है, प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति जो है उसमें निश्चलता है और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है, जो कि दूसरे कवियों के अंदर दुर्लभ है। इनका जो रचना कौशल है, इनकी जो रचना शैली है, ये अपनी बात रखने में इतने आकर्षक सिद्ध हुए हैं, इतने शानदार तरीके से इन्होंने अपने पदों का आकर्षण, अपने पदों को इन्होंने सर्जन किया है कि दूसरे कवियों में वो चीज़ नहीं मिलती है। श्रृंगार है तो वह भी अद्भुत है, इनकी कल्पना है तो वह भी अद्भुत है, प्रकृति चित्रण है वह भी अद्भुत है और पद लालित्य है वह भी अद्भुत है, लयात्मकता है वह भी अद्भुत है। तो कहने का जो तात्पर्य है वो इनकी कविता में, इनकी जो लेखन की जो कला है वो बहुत शानदार रही है। मध्यकाल में यानी 14वीं शताब्दी के अंदर इस तरह की रचना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक इनके ज्ञान की बात करें, इनकी प्रतिभा की बात करें तो इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और ये ज्योतिष भी है या मतलब संगीत है, संस्कृति है, इतिहास है, न्याय है, भूगोल है, दर्शन है, सभी के अंदर इनकी प्रकांडता है। बहुत बड़े विद्वान के रूप में ये हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इनकी मैं पहले आपको संस्कृत की रचनाएं बता देता हूँ, सारी की सारी संस्कृत की। ये आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये अवहट्ठ भाषा में लिखी गई है। पुरुष परीक्षा ये संस्कृत की है, भू परिक्रमा ये संस्कृत में लिखी गई है, लेखनावली है ये संस्कृत में लिखी है और ये जो पदावली है ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो इनकी प्रसिद्धि का जो आधार रहा है वो इनकी विद्यापति पदावली है और इसी के वजह से क्या है, इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इनको दी गई है। तो संस्कृत की दूसरी रचनाओं में मैंने आपको इसमें से पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लेखनावली ये तो हो ही गई हैं। इसके अलावा क्या है, विवाह सार भी है, शैव सर्वस्व सार भी है इनकी रचना, गंगा वाक्यावली भी इनकी रचना है। इसके अलावा दुर्गा भक्ति तरंगिणी है, दान वाक्यावली भी रचना है, गया पतलक है और वर्ष कृत्य है, पांडव विजय है, मणिमंजरी है, ये सारी संस्कृत में लिखी गई है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये क्या है, अपभ्रंश या जिसको अवहट्ठ भाषा भी कहते हैं उसमें लिखी गई है और इनकी जो पदावली है वह मैथिली भाषा में लिखी गई है। मैथिली भाषा के कारण ही इनको जो है वो मैथिल कोकिल कवि कहा जाता है। तो ये इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनकी विद्या के बारे में और इनकी कृतियों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। तो आज इतना ही, शुक्रिया।